जय हिंद साथियों, आपका अपना यूट्यूब चैनल जौहर क्लासेस पर आप सभी का स्वागत। आज आइए सभी राजस्थान के अति महत्वपूर्ण सेक्शन राजस्थान का भूगोल लेके मैं आपके सामने आज हाजिर हो चुका हूँ। राजस्थान के भूगोल में भी राजस्थान का जलवायु प्रदेश को आज हम अगली दूसरी क्लास होने वाली है। आज पहली क्लास हमारी हो चुकी है। जो भी राजस्थान के जो पहली जो क्लास हुई थी राजस्थान जलवायु के, उसके ऊपर जो क्वेश्चन बाकी थे वो मैं आज के सामने आपके सामने लेके उपस्थित हो चुका हूँ। सभी राजस्थान के कोने कोने तक क्लास को फैला दीजिए। यहाँ से राजस्थान के उदयपुर से जैसलमेर तक पहुंचा दीजिए, जैसलमेर से गंगानगर तक पहुंचा दीजिए क्लास को। राजस्थान में पूरे राजस्थान में डंका बजना चाहिए, आवाज़ मेरी पहुंचनी चाहिए। सभी क्लास को शेयर कर दीजिए। और हम राजस्थान के आज अति महत्वपूर्ण सेक्शन को लेके आपके सामने हाजिर हो चुका हूँ, जिसमें राजस्थान का भूगोल रहेगा अपना। और राजस्थान के भूगोल भी हमारा जलवायु वेरी इंपॉर्टेंट, तो हमारा जलवायु रहने वाला है। उसमें भी दूसरा भाग है और पहला भाग अपना जाके प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हो कि राजस्थान के जलवायु को मैंने राजस्थान के पूरे 20 प्रश्नों को थॉर्नवेट के अनुसार और कोपेन के अनुसार पूरा डिटेल में पढ़ा चुका है। और जलवायु के अनुसार भी मैंने बता चुका है। सभी परीक्षा मद्देनजर रखते हुए जो प्रतियोगिता परीक्षा होने वाली है, बीएसटीसी भी होने वाली है, बीएसटीसी और पीटीटी जैसी भर्ती अभी होने वाली है, आगामी भर्ती है। और अभी वैसे भी आएगी राजस्थान के संपूर्ण जो अभी नए बना हुआ है, जो विभाग बना हुआ है, उस विभाग राजस्थान द्वारा विभक्ति जरूर निकलेगी। और बहुत जल्दी बीएसटीसी का एग्जाम भी हो जाएगा। इसीलिए हम अभी से तैयारी करेंगे तो फिर आगे हमारा कोई दिक्कत नहीं होगी। आज हमारा सेक्शन यहीं पर हम स्टार्ट करेंगे। राजस्थान के संपूर्ण भूगोल के जलवायु प्रदेश के पूरे प्रश्न, और आगे भी मैंने राजस्थान के जलवायु और राजस्थान के सामान्य परीक्षा की क्लास ले चुका हूँ। प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हो। तो अभी क्लास को स्टार्ट करते हैं हम। आज का अपना पहला प्रश्न रहेगा कि पूर्वायु से तात्पर्य है। पहला प्रश्न है पूर्वायु से तात्पर्य है। प्रश्नों को पढ़िए। हवा पूर्व से पश्चिम की ओर चलती है, हवा पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है, हवा दक्षिण से पूर्व की ओर चलती है, हवा उत्तर से पूर्व की ओर चलती है। आंसर देने की कोशिश कीजिए और मैं आपके सामने पूरा डिटेल में बताऊंगा। पूरा प्रश्नों को तोड़ के रख देंगे प्रश्नों को, और पूरा बताऊंगा मैं जरूर। पूर्वायु से तात्पर्य है, आंसर देने की कोशिश कीजिए आप। और ये हमारा हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। और ये इधर दक्षिण और पूर्व और ये पश्चिम। तो यहाँ से पूर्वायु किसे कहते हैं? जो उत्तर में जो प्रश्न में उत्तर दे रखा है, पूर्वायु जो पूर्व से हवाएं होती है, जो मौसम विभाग द्वारा हवाएं चलती है, उसे पूर्वया कहते हैं। तो पूर्वायु किधर से चलती है? पूर्व से चलने वाली हवाओं या नमी को, जो नमी लेके आती है, उसको पूर्वायु कहा जाता है। और दक्षिण जो हवा उत्तर की ओर जाती है, उसे क्या कहा जाता है? लंकाऊ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लंकाऊ। एक मिनट पूरा मैं बताता हूँ वापिस। इधर से आने वाली हवाओं को तो पूर्विया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूर्विया कहा जाता है। और जो दक्षिण से उत्तर की ओर जाती है, उसे लंकाऊ कहा जाता है। और जो पश्चिम से पूर्व की ओर जाने वाली हवाओं को क्या कहते हैं? पूर्व से पश्चिम। इधर पश्चिम से हवा चलती है और जो पूर्व की ओर जाते हैं, उसे लू कहा जाता है, या ताप लहरी। क्या कहा जाता है? ताप लहरी कहा जाता है, या फिर लू कहा जाता है। जो आंधियां चलती है उसे लू कहा जाता है। और जो उत्तर से दक्षिण की ओर हवाएं चलती है, उसे कहा जाता है दराऊ कहा जाता है। समझे? तो हमारा आंसर हो जाएगा हवा पूर्व से पश्चिम की ओर चलती है, उसे पूर्वया कहा जाता है। आंसर हमारा ए हो जाएगा। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न। राजस्थान की औसत वर्षा कितनी है? 48 से 52 सेंटीमीटर, या 63 से 76 सेंटीमीटर, 56 से 58 सेंटीमीटर, और 30 से 35 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर राजस्थान में औसत वर्षा होती है?
राजस्थान में टोटल औसत औसत कितना वर्षा कितनी होती है? तो औसत वर्षा होती है लगभग यहाँ तो बता रखा है 56 से 58 के बीच में, लेकिन एग्जैक्ट कोई आपको पूछ ले तो एग्जैक्ट कौन सी होती है? 57.5 सेंटीमीटर एग्जैक्ट होती है। और जिस अभी मेरे को पूछ ले कि सर आपको कैसे पता कि 57.8 सेंटीमीटर वर्षा राजस्थान में औसत होती है राजस्थान में? तो ये इससे पता चलता है रेनोमीटर ऐसा वर्षा मापने का एक यंत्र होता है जिसमें वर्षा को मापा जाता है। तो पूरे राजस्थान में मतलब पूरी एक मौसम के अनुसार जो 3 या 4 महीने का मौसम रहता है उसको पूरा एक साल में ये करके रेनोमीटर में मापा जाता है, और जिससे पता चलता है कि पूरे राजस्थान में औसत वर्षा कितनी होती है। तो डिटेल एग्जैक्ट पूछे तो 57.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला प्रश्न। शीतकालीन वर्षा मावट होती है। शीतकालीन जो वर्षा होती है उसे मावट होती है क्या? जो उत्तरी पूर्वी मानसून के द्वारा होती है, या दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा होती है, या दक्षिण पूर्व मानसून के द्वारा होती है, या पश्चिम विक्षोभों के द्वारा होती है। तो ये तो मैंने अगली जो क्लास ली थी पहले उसमें मैंने पूरे डिटेल में बताया भी था, लेकिन कोई बात नहीं, अभी मैं आपको इसमें पूरा डिटेल में बताऊंगा कि पूर्वैया किसे कहते हैं हम लोग। शीतकालीन में वर्षा मावट होती है, वो मावट किसके लिए फायदेदार होती है और क्या होती है पूरी मैं डिटेल में बता दूंगा आपको। तो आप आंसर देने की कोशिश कीजिए और मैं आपको बता दूंगा पूरा का पूरा। जो लौटता हुआ मानसून होता है अक्टूबर से दिसंबर के बीच में, अक्टूबर या मध्य दिसंबर के बीच में लौटता हुआ मानसून होता है, वो भूमध्य सागर से जो हवाएं जो नमियां चलती है वो राजस्थान में आके ये राजस्थान में कब आती है? तो ये आती है अक्टूबर से दिसंबर के बीच में, अक्टूबर से मध्य दिसंबर के बीच में हवाएं चलती है। तो ये हो जाए उत्तर पूर्वी मानसून द्वारा, या फिर दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा होती है, दक्षिण पूर्व मानसून द्वारा होती है, या पश्चिम विक्षोभ द्वारा होती है। पश्चिम विक्षोभ द्वारा होती है जो भूमध्य सागर से हवाएं चलती है। ठीक है, अगला प्रश्न। राजस्थान में मई और जून में सर्वाधिक धूल भरी आंधियां किस जिले में आती है? मई और जून में सबसे ज्यादा आंधियां कहाँ पे आती है राजस्थान में? तो राजस्थान में सबसे ज्यादा धूल भरी आंधी बीकानेर में आती है, जैसलमेर में आती है, गंगानगर में आती है, या बाड़मेर में आती है। तो ये आंधी राजस्थान में सबसे ज्यादा आंधी वाला जिला कौन सा है? गंगानगर में लगभग 27 दिन तक आंधी चलती है। औसत होती है यहाँ पे लगभग 27 दिन तक आंधी, बिल्कुल आंधी होती है, बिल्कुल धुआं आंधी चलती रहती है। और जब यहाँ पे 27 दिन तक आंधी चलती है तो लोग गंगानगर में रहने वाली औरतों के लिए क्या होता होगा? वो दिन रात मेहनत करके सफाई करती होगी, घर को बार बार सफाई करके परेशान हो जाती होगी, क्योंकि दिन भर तो वहाँ पे आंधियाँ चलती है। और सबसे न्यूनतम आंधी वाला जिला कौन सा है? तो वो है झालावाड़। झालावाड़ में लगभग 2 या 3 दिन तक आंधी चलती है, बिल्कुल कम चलती है, 2 या 3 दिन। ठीक है, अगला प्रश्न। हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, सी। अगला प्रश्न। राजस्थान निम्नलिखित में से किस जिले में वार्षिक वर्षा में अधिकतम विभिन्नता पाई जाती है? ये तो मैंने कल बताया था आपको कि कल मैंने राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले में वार्षिक वर्षा में अधिकतम विषमता पाई जाती है। जिसने कल क्लास ली थी उसको तो पता होगा, और जिसने नहीं ली उसको भी पूरा बता देते हैं कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा विषमता वाला जिला कौन सा है? तो वो है जैसलमेर में बिल्कुल कम बारिश होती है, और वहाँ पे पेड़ पौधे नहीं होने का कारण और अरावली के समांतर होने के कारण उधर वर्षा नहीं जा सकती, क्योंकि जो अरब सागर से जो नमी युक्त हवाएं चलती है या मौसम होता है वो सीधा अरावली के संपर्क में हो जाता है और सीधा निकल जाता है। इसकी वजह से राजस्थान में सबसे कम बारिश वाला जिला जैसलमेर ही होता है। अगला प्रश्न। ये तो मैंने कल बताया हुआ है, इसलिए ज़्यादा इसमें कोई बात नहीं करेंगे, फोकस नहीं करेंगे। अगला वाला प्रश्न।
राजस्थान में थानवेड के जलवायु प्रदेश में ईएडी में कौन सा क्षेत्र नहीं आता है? ईएडी कौन सा क्षेत्र नहीं आता है थानवेड के जलवायु प्रदेश में? क्या बाड़मेर नहीं आता, जैसलमेर नहीं आता, जोधपुर नहीं आता, हनुमानगढ़ नहीं आता? तो राजस्थान में ईएडी में कौन सा क्षेत्र नहीं आता है थानवेड में? तो थानवेड का वर्गीकरण को एक बार हम पूरा देखेंगे तो पता चलेगा ना राजस्थान में थानवेड ने किस प्रकार से वर्गीकरण किया था। अभी मैं पूरा आपको बता दूंगा, एक बार राजस्थान का मैप बना देता हूँ मैं छोटा सा। मेरे को सही आता तो नहीं है पर बना ही देते हैं कुछ। ठीक है, ये राजस्थान का मैप है। तो थानवेड ने जो जैसलमेर और जोधपुर और थोड़ा सा बाड़मेर वाला इलाका, इसको बोला था ईएडी वाला, ये वाला क्षेत्र है। और जो 20 वाला पूरा बड़ा जो ऊपर वाला इलाका है उसको बोला था उसने डीबीडब्ल्यू वाला, ये वाला इलाका पूरा। ठीक है, और जो 20 वाला पूरा इलाका है उसको बोला था उसने डीएडब्ल्यू। और जो 20 नीचे बसा हुआ है उसको बोला था CAW। तो इसको याद कैसे रखें? इसको याद रखने के बाद जैसे ही थानवेड आएगा, देखिए थानवेड आएगा, थोड़ा वेट कीजिएगा और वेट कीजिए, देखना कि वेट कर दिया तो ए और बी को छोड़ देना है, ए और बी को छोड़ देना। ये थोड़ा वेट कीजिएगा और फिर ए और बी को छोड़ देना। ए और बी को छोड़ते ही फिर क्या सी लिखना है, जैसे सी लिखेंगे। तो सबसे पहले तो 1 मिनट में बढ़िया तरीके से बता देता हूँ कि आप कभी भी थानवेड को नहीं भूल पाओगे। ट्रिक के साथ बता दूंगा कि थानवेड को का वर्गीकरण कभी आप भूल ही नहीं पाओगे। जैसे ही थानवेड देखोगे तो थोड़ा वेट कीजिएगा, वेट कितने का, और वेट करके फिर ए और बी को छोड़ देना है। ए और बी को छोड़ के सी को लिख देना है, फिर डी लिखना है और डी को 2 बार लिखना है, डी। फिर लास्ट में तो ई आता है, सबको पता होता है ई आएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे आ गया, फिर ए लिख देना है। क्या लिखना है? ए लिख देना है। फिर यहाँ पे लिख देना है बी। और 1 मिनट, यहाँ बी नहीं लिखना है तो भी हो जाता हो, तो वैसे भी यहाँ पे ए डबल लिखना है, ए लिखना है। फिर यहाँ पे बी लिखना है, फिर यहाँ पे सी लिखना है। क्या लिखना है? ए 3 बार लिखना है और बी 1 बार लिखना है। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखना है, ये तो है जैसे हो गया, AW वाला हो गया, या फिर WW लिखा दो सब में, नीचे वाला में डी लिखाना है। क्या? डी। अब क्या हुआ कि सबसे पहले थानवेड देखते ही ए और बी को भूल जाना है। ए और बी को भूलते ही सी आएगा, CDD लिखना है, फिर ई लिखना है और फिर ये आ जाएगा ये वाला। इसको नीचे, ये जस्ट नीचे उल्टा कीजिएगा। राजस्थान के सबसे नीचे वाला इलाके में, जिसमें बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और झालावाड़ और कोटा और बारा वाला इलाके में CAW वाला इलाका आ जाएगा। ठीक है, और इस जस्ट सबसे बड़ा वाला इलाका है, जो सबसे बड़ा इलाका है उसमें आ जाएगा DAW। और जिसमें गंगानगर वाला इलाका हो जाएगा वो हो जाएगा DBW। और जैसलमेर वाला इलाका हो जाएगा वो हो जाएगा EAD। तो यहाँ पे कौन सा इलाका नहीं हो रहा है? तो नहीं हो रहा है, हनुमानगढ़ वाला इलाका नहीं हो रहा है। ठीक है, ये नहीं मिल रहा है इसमें। अगला प्रश्न, ये तो हो गया था। अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न नंबर 7। कोरिओलियस बल विषुवत रेखा पर होता है। क्या विषुवत रेखा पर शून्य होता है, मध्य होता है या सर्वाधिक होता है, या इनमें से कोई नहीं होता है? एक कोरिओलियस इसने नियम दिया था
उसने बताया था कि पृथ्वी पृथ्वी पर जब पृथ्वी घूमन करती है ना, जब पृथ्वी घूमती है, पृथ्वी पृथ्वी के घूर्णन पृथ्वी के घूर्णन के कारण, पृथ्वी के घूमने के कारण जो पृथ्वी में आभास बल होता है, जो हमको लगता है कि पृथ्वी जिस तरह घूमती है, उस बल के आधार पर ये हमारी पृथ्वी है। और जहाँ पर विषुवत रेखा पे जो 0 डिग्री होती है, यहाँ से उसने नियम दिया था, कोई आदमी यहाँ पे अगर खड़ा है और हवा उत्तर उत्तर की ओर चल रही है, पूर्व की ओर चल रही है, तो वो हवा उसकी दाहिनी ओर घूम जाएगी, और जैसे हवा इधर से चल रही है तो वो बाई ओर घूम जाएगी। ये उसने नियम दिया था। किसने दिया था? कोरियोलिस ने नियम दिया था। और यहाँ पे 0 डिग्री होती है उसका बल विषुवत रेखा पर, ठीक है ना। तो प्रश्न हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए इज राइट आंसर हमारा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, थानवेट, ये तो प्रश्न गलत हो ही नहीं सकता किसी का, मैंने पूरा आपको डिटेल में बता चुका हूँ। अगर ये प्रश्न गलत होगा तो आपने सही से नहीं देखा है। अगला प्रश्न, थानवेट जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का अधिकांश भाग जिस जलवायु प्रदेश में पाया जाता है वहाँ है। ये प्रश्न तो मैंने डिटेल में आपको बता चुका हूँ, अब तो आपको कोई ज़्यादा परेशान वाली बात है इसने, क्योंकि थानवेट जलवायु वर्गीकरण के आधार पर राजस्थान का अधिकांश भाग जिस जलवायु प्रदेश में पाया जाता है वहाँ है। कौन कौन से पाया जाता है? EAD में पाया जाता है, या CAW में पाया जाता है, DAW में पाया जाता है, या फिर DBW में पाया जाता है। मैंने आपको पूरा नक्शा बता के बताया था, अभी भी बता देता हूँ। और क्या है, अब क्या जा रहा है अपना राजस्थान का छोटा सा मैप बना देता हूँ मैं। सही नहीं आया तो कोई बात नहीं, छोटा सा बना ही देते हैं हम तो। ये राजस्थान का मैप है, ठीक है। और जैसे राजस्थान का मैप बन गया, तो मैंने बताया था ये वाला जैसलमेर वाला इलाका किस में आता है, ये तो आ जाता है ये हो जाएगा EAD, जैसलमेर वाला इलाका EAD हो गया। और जो गंगानगर चूरू वाला थोड़ा आसपास वाला हनुमानगढ़ वाला ये इलाका किस में पड़ जाता है, ये पड़ जाता है DBW में पड़ जाता है, ठीक है। और ये नीचे वाला पूरा इलाका क्या बताया था मैंने, ये बताया था मैंने CAW बताया था, ठीक है। और जो पूरा बीच में बचा था उसने थानवेट ने क्या दिया था, थानवेट ने बताया था DAW, ये वाला पूरा इलाका DAW में बताया गया था। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा DAW यानी ऑप्शन नंबर C इज राइट आंसर। समझ में आ गया आपको? अगला प्रश्न ध्यान से देखोगे तो वैसे ही समझ में आ जाए, क्योंकि मैं पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा, और हर प्रश्न को पूरा डिटेल करके ही बताऊंगा कि किस प्रकार से है। ऐसे नहीं बताऊंगा जैसे प्रश्न आया और ऑप्शन बताया और हर दूसरे बताते वैसे ये आंसर राइट है बताया फिर बताया आगे नहीं, मैं प्रश्नों को पूरा डिटेल में आपको बता के फिर ही छोड़ूंगा। शीत ऋतु में पश्चिम राजस्थान में अधिक ठंड पड़ने का मुख्य कारण क्या है? तो शीत ऋतु में राजस्थान के जो पश्चिम क्षेत्र है उसमें सबसे ज्यादा ठंड पड़ने का कारण क्या है? तो आप प्रश्नों को पढ़िए और फिर ऑप्शन पढ़ता हूं मैं। शीत रेतीला धरातल होना, या वन्य क्षेत्र का अधिक होना, या बर्फबारी होना, या अधिक वर्षा होना। तो बर्फबारी तो वहाँ होती नहीं है, और राजस्थान में पश्चिम वाले क्षेत्र में वन्य क्षेत्र तो अधिक है ही नहीं, अधिकांश वर्षा वहाँ पे होती नहीं, क्योंकि यहाँ पे सामने अरावली आ जाती है। तो हमारा ऑप्शन तो एक ही बचा है, वो रेतीला धरातल है। लेकिन तो भी तो मेरे को बताना चाहिए कि रेतीला धरातल है तो वो फिर कैसे है? वहां पे रहती है और रेतीला है, जो रेतीले के कण बड़े होते हैं उसकी वजह से उसकी ठंड जो दिन में तो रेतीली मिट्टी है वो जल्दी गर्म हो जाती है, उसकी वजह से वहाँ वहाँ पे गर्मी भी ज़्यादा पड़ती है, और रात को और रेतीली मिट्टी होती है वो जल्दी ठंडी हो जाती है। उस ठंडी के वजह से वहाँ के पूरा ठंड ज़्यादा हो जाता है, यानी पश्चिमी क्षेत्र में मिट्टी के कण मोटे और अधिक होने पर दिन का समय जल्दी गर्म हो जाता है और रात का समय जल्दी ठंडा हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? अगला प्रश्न, अगला प्रश्न हमारा आ गया है, गर्मियों में माउंट आबू का तापमान राजस्थान के अन्य
स्थानों की तुलना में कम रहता है, क्योंकि गर्मी में माउंट आबू का तापमान राजस्थान के अन्य स्थानों की तुलना में कम रहता है। गर्मी में वहाँ पे ठंडा रहता है, इसलिए तो घूमने जाते हैं लोग वहाँ पे माउंट आबू में। राजस्थान में माउंट आबू की समुद्र तट से सर्वाधिक ऊंचाई है। माउंट आबू में मानसूनी हवाओं का प्रभाव अधिक रहता है। यह माउंट आबू उत्तर ऊंचाई पर अवस्थित है। यह माउंट आबू वायुमंडलीय दबाव कम है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ पे माउंट आबू जो उच्चतर ऊंचाई पर होने के कारण वहाँ पे ऐसा होता है, धरातल जल्दी गर्म नहीं होती है, ठंडी रहती है। क्यों? क्योंकि जब धरती गर्म होती है तो सबसे पहले नीचे से गर्म होती है। नीचे से गर्म होकर जैसे जैसे उसका भाप बन के ऊपर जाएगा और यहाँ पे इतना ऊंचाई पे यहाँ पे माउंट आबू है, ठीक है। तो यहाँ पे जाते गर्मी जैसे जैसे ऊपर चढ़ेगी तो ऊपर से तो ठंडी होगी हवाएं, जो पानी से नीचे से भाप बन के जो भाप ऊपर उड़ेगा वो धीरे धीरे ऊपर जाते ठंडा भी तो होगा। जैसे ठंडा होने लग जाएगा तो यहाँ वाला इलाका तो ठंडा होता ही है। इसकी वजह से ये ठंडा कब होता है? ये 168 मीटर ऊपर जाने के बाद धीरे धीरे 1% यानी 1% तापमान में कम होने लग जाता है, कमी होने लग जाती है। इसकी वजह से जैसे जैसे ऊंचाई पे जाएंगे तो धरातल की गर्मी धीरे धीरे कम होती जाएगी। जो उपमा बनकर ऊपर उड़ रही थी वो धीरे धीरे ठंडी होकर नीचे वापस वहां पे जमने की कोशिश करेगी। इसकी वजह से ऐसा होता है। अगला प्रश्न, राजस्थान में जलवायु का निर्धारित कारण है। राजस्थान की जलवायु का निर्धारित कारण है। क्या का कारण है जिसकी वजह से बारिश का निर्धारण कारण है? अरावली की अवस्थिति है, या फिर अरावली की दिशा है, या समुद्र से दूरी है, या वर्षा की अनिश्चितता है। कोई भी कारण, ये तो कल प्रश्न हमने पढ़ा ही था। क्या ऑप्शन ए राइट है? क्या ऑप्शन ए और बी राइट है, या ऑप्शन ए बी सी राइट है? एक ऑप्शन इसे दिख नहीं रहा है, कोई बात नहीं, मैं पूरे कारण बता देता हूँ तो आपको भी पता चल जाएगा कि कौन कौन से कारण की वजह से वर्षा निर्धारित कारण नहीं है। तो कल भी मैंने बताया था, एक तो है तापमान, ठीक है। और अगला एक हो गया तापमान। नंबर 2 हो जाएगा वायुदाब। नंबर 3 हो जाएगा आर्द्रता। नंबर 4 हो जाएगा आर्द्रता के बाद वायु का वेग। अगला हो जाएगा अरावली की अवस्थिति। ये इन कारणों की वजह से बारिश में थोड़ी कारण होते हैं, निर्धारित नहीं होती है। तो अगला अरावली की स्थिति हाँ है, अरावली की दिशा भी है, समुद्र की दूरी हाँ है, लेकिन वर्षा की अनिश्चितता कोई ऐसा नहीं है। यानी ए बी सी ऑप्शन राइट है, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, ईएडी जलवायु पाई जाती है। अब तो मैंने पूरा थानवेड का वर्गीकरण बता दिया। ये थानवेड का है, इसका है थानवेड का वर्गीकरण है। थानवेड का वर्गीकरण के आधार पर है। तो मैंने थानवेड के वर्गीकरण के बारे में पूरा आपको बता दिया है। तो आपको पता चल गया होगा कि दोस्तों ईएडी जलवायु पाई जाती है। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे भगवान, ये सीधा आंसर बता दे। अब तो तेरे को मैंने पूरा बता चुका हूँ तो आपको पता चल ही गया होगा। हे मेरे भाई, हे दुष्ट आत्मा, बता जल्दी आंसर। क्या बाड़मेर जैसलमेर में, अलवर भरतपुर में, टोंक जैसलमेर में, कोटा बूंदी? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बाड़मेर जैसलमेर वाला इलाका। मैंने पहले भी बता दिया, बाड़मेर जैसलमेर वाला इलाका आता है ईएडी जलवायु में, जिसने थानवेड ने वर्गीकरण किया था। हे मेरे प्रभु। अगला प्रश्न, राजस्थान में थानवेड के जलवायु प्रदेश ईएडी में कौन सा क्षेत्र नहीं आता है? क्या बाड़मेर नहीं आता है,
जैसलमेर नहीं आता है, जोधपुर नहीं आता है, हनुमानगढ़ नहीं आता है। बताओ आंसर। हे मेरे भाई, मेरे दोस्त, बताओ जल्दी। हे मेरे भाई, हे मेरे दोस्त, आंसर बताने की कोशिश कीजिए। राजस्थान में थानवेड़ के जलवायु प्रदेश में EAD में कौन सा क्षेत्र नहीं पाया जाता है, नहीं आता है? तो ऑप्शन हो जाएगा डी, हनुमानगढ़ नहीं आता है, क्योंकि हनुमानगढ़ आएगा DBW में हनुमानगढ़ आता है। ठीक है, अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित राजस्थान के जिलों से कौन सा एक अति आदर्श जलवायु प्रदेश का भाग है? कौन सा अति आदर्श जलवायु भाग है, यानी मौसम विभाग द्वारा पूछ रहा है ये। जैसलमेर है, राजसमंद है, बारां है या दौसा है, कौन सा है? तो यहाँ हो जाएगा अति आदर्श में आ जाएगा कौन कौन सा आएगा? एक तो बारां आ जाएगा, खुद बारां आ जाएगा, कोटा आ जाएगा, झालावाड़ आ जाएगा, झालावाड़, उदयपुर, सलूम्बर आ जाएगा, कोटा, बारां और डूंगरपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर आ जाएगा, और बारां तो ही है, बारां। ये वाला पूरा इलाका है वो अति आदरता जलवायु में आता है। ठीक है, पता चल गया किस प्रकार से आता है, मैंने पूरा बता दिया। अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा BSSW प्रकार की जलवायु दर्शाता है? यानी यहाँ पे कोपेन के जलवायु के बारे में पूछ रहा है। कोपेन का जलवायु, कोपेन ने जलवायु वर्गीकरण के बारे में पूछ रहा है कि BSSW प्रकार किस में पाया जाता है? BSS प्रकार में पाया जाने वाला सबसे बड़ा इलाका था। सबसे बड़ा इलाका में कौन कौन सा आता? नागौर, जालोर आता था, गंगानगर आता था, बीकानेर, डूंगरपुर तो अभी मैंने बता दिया अति आर्द्रता जलवायु में पाया जाता था। और बीकानेर और गंगानगर ये तो शुष्क में पड़ता है, शुष्क वाले में ये तो दोनों शुष्क है, और ये हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न। थानवेड़ वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बांसवाड़ा व डूंगरपुर की जलवायु को दर्शाता है? EAD, ऑप्शन EAD, CAW, DBW या DAW। थानवेड़ के अनुसार पूछ रहा है। थानवेड़ वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बांसवाड़ा व डूंगरपुर की जलवायु को दर्शाता है? ऑप्शन ए EAD, CAD, DBW या DAW। तो यहाँ पे हो जाएगा डूंगरपुर बांसवाड़ा में इलाके में कौन सा है? CAW। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न। पहले मैं पूरा थानवेड़ के बारे में बता चुका हूँ, इसलिए अभी नहीं बताने की लंबी हो रही है क्लास, इसलिए नहीं बता रहा हूँ। राजस्थान के चूरू जिले में कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार किस प्रकार की जलवायु में स्थित है? चूरू जिला किस प्रकार की जलवायु में स्थित है, यह पूछ रहा है प्रश्न, और वो भी कोपेन के वर्गीकरण के आधार पर। तो कोपेन के वर्गीकरण के आधार पर तो BWSW में आएगा, BWS, क्योंकि यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं दे रखा है, BASW नहीं दे रखा है, इसलिए ये वाला इलाका नहीं हो पाएगा। अब यहाँ पे क्योंकि ये थोड़ा सा चूरू वाला इलाका हनुमानगढ़ और जैसलमेर के साथ और गंगानगर के साथ थोड़ा टच में है, इसलिए ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न।
कोपेन के वर्गीकरण के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा डूंगरपुर जिले की के लिए है डूंगरपुर के लिए। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार तो एडब्ल्यू या BSSW, BWSW या CWG, तो डूंगरपुर पड़ जाएगा BAW में, यानी ऑप्शन इज राइट आंसर ए। तो दोस्तों ये हमारी आज की क्लास थी, जो महत्वपूर्ण MCQ थे वो हमने देख चुके हैं। तो क्लास आपको पसंद आए तो शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको सबसे पहले अपने नोटिफिकेशन मिल जाएगी और क्लास के बारे में जो भी जो आगामी भर्ती है उसके बारे में कोई भी छोटी मोटी भर्ती निकलेगी या फिर उसका भी कोई भी विज्ञप्ति जारी होगी तो मैं आपसे जल्दी से जल्दी जुड़ सकूँगा। और आप अपने मेरे व्हाट्सअप नंबर पर हाई लिख सकते हो, हाई लिख वहाँ पे व्हाट्सअप पे BSTC या किसी भी प्रकार के हो तो BSTC हाई लिखना, तो मेरे को पता चल जाएगी कि मैं उस ग्रुप में जोड़ दूंगा। तो नंबर लिखो 95 21 48 21 84, इस नंबर पर हाई का मैसेज कीजिए और BSTC बिल्कुल लिख के देना, BSTC करके हाई लिखना, तो मैं आपको जोड़ दूंगा। नहीं तो मेरे को नहीं पता चलेगा ना कौन मैसेज कर रहा है। और मेरे इंस्टाग्राम भी देख सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी हाई कर सकते हो, जिससे आप मेरे से जुड़ सकते हो और संपर्क में रह सकते हो।